हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के एमकॉम के सब्जेक्ट IBO 5 को। ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है IBO 5। आज हम इसका चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं और ये इसका पार्ट नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है हवाई परिवहन मीन्स एयर ट्रांसपोर्ट। IBO 5 के चैप्टर नंबर 6 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2011 से लेकर 2021 तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और साथ में सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन भी हम 3 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हवाई परिवहन के 2 मुख्य लाभ बताइए। हवाई परिवहन हमें पता है एयर ट्रांसपोर्ट, तो एयरप्लेन वगैरह आता है इसमें। तो हवाई परिवहन के 2 मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वस्तुओं को लाने व ले जाने का काम बहुत जल्दी हो जाता है, कम समय लगता है इसमें क्योंकि वो बहुत फास्ट ट्रांसपोर्ट है। और दूसरा, ज़्यादा मूल्य वाली तथा जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएं इसमें सुरक्षित रहती हैं। जो बहुत महंगी चीज़ें होती हैं लेकिन वो स्पेस कम घेरनी होनी चाहिए। हैवी तो हो लेकिन कम स्पेस घेरती हों जिससे कि एरोप्लेन में आ पाएँ, और साथ ही वो वस्तुएं जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं उनको हवाई परिवहन से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है बहुत आसानी से। तो हवाई परिवहन के 2 मुख्य लाभ थे जो हमने पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हुई 2 महत्वपूर्ण प्रगति बताइए। क्योंकि जो एयर प्लेन है, एयर ट्रांसपोर्ट है, बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। तो इसमें हमें कुछ ऐसी 2 महत्वपूर्ण प्रगति बतानी है जो हाल ही के टाइम में ये हुई हैं। नंबर 1, भारत सरकार ने जिस उड्डयन नीति का विकास किया उसके सहयोग से आंतरिक और बाह्य परिवहनों से संबंधित सेवाओं का विकास किया गया। जो भी हमारी भारत सरकार है उन्होंने जो भी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई है उससे के सहयोग से जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है एयरप्लेन और जो एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट है जो दूसरे देशों में भी जाता है उससे संबंधित सेवाओं का विकास किया गया है। दूसरा है, प्राइवेट कंपनियों के असफल होने के कारण नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अनेक प्रकार के बदलाव किए गए जिसमें सरकार ने उड्डयन का राष्ट्रीयकरण किया कि जो प्राइवेट जेट वगैरह होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो इतनी सक्सेस नहीं रही एयर ट्रांसपोर्ट में। तो उसके कारण हमारी गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी बदलाव किए हैं और साथ ही इसको नेशनलाइज भी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, AAI के अतिरिक्त अन्य संगठनों के नाम बताइए जो भारत में हवाई सेवा के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के व विनियमन में सहायता देते हैं। कि AAI जो है इसके अतिरिक्त अन्य संगठन बताइए जो हवाई सेवा में सुचारू रूप से कार्य को करने और विनियमन में सहायता देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। तो AAI के अतिरिक्त अन्य संगठन निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। नंबर 2, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। और नंबर 3, होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन से आप किसी भी लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्यात कार्गो के रखरखाव के लिए हवाई कार्गो कॉम्प्लेक्सों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं कौन कौन सी हैं। कि जो निर्यात कार्गो होता है जहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं, कार्गो होता है जहां से हम सामान को लाते ले जाते हैं, तो उसके रखरखाव के लिए हवाई कार्गो कॉम्प्लेक्सों के द्वारा, जहां पे हवाई कार्गो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो आंसर है, हवाई कार्गो कॉम्प्लेक्सों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हवाई कार्गो बुकिंग। नंबर 2, पोतयान पूर्व निरीक्षण व प्रमाणीकरण। और नंबर 3, कस्टम निकासी व संग्रहण। तो कार्गो की पहले हवाई कार्गो की बुकिंग होती है, ये फैसिलिटी दी जाती है उनके थ्रू। फिर दूसरा है कि अगर जो भी एयरप्लेन हो रहा है उसके उड़ान से पहले निरीक्षण किया जाता है और प्रमाणीकरण दिया जाता है, यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ ये सब कुछ ठीक है। और साथ ही जो कस्टम से माल को, जब कोई माल आता है तो उसे कस्टम के द्वारा निकाला जाता है और साथ ही उसका संग्रहण भी किया जाता है। अब हमारे 4 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव के हो गए हैं। अब हम सेल्फ असेसमेंट वाले 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, भारत के समुद्र पारीय व्यापार में कार्गो के गमन में हवाई परिवहन की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो जो भारत के समुद्र पार व्यापार थे, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था समुद्र पार के व्यापार, उसमें कार्गो का गमन होता है, उसमें परिवहन भूमिका की क्या व्याख्या है ये करनी है। क्योंकि समुद्र तक पहुंचाने के लिए भी कई बार हवाई परिवहन का यूज़ किया जाता है। तो आंसर है, भारत के समुद्र पारी व्यापार के कार्गो के गमन में हवाई परिवहन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1,
भारत से बाहर के देशों में निर्यात कार्गो मिश्रण के अतिरिक्त अनेक नाशवान वस्तुएं भेजी जाती थी। यह वस्तुएं जब समुद्री मार्ग से भेजी जाती थी तो इसमें अत्यधिक समय लगता था। जैसे जैसे वायु मार्ग द्वारा परिवहन की सुविधा हुई, यह कार्य और सरलतापूर्वक किया जाने लगा। समुद्र कार्गो से तो अनेक वस्तुओं के खराब होने का भय रहता था, परंतु हवाई मार्ग से ये कार्य बहुत ही सरलतापूर्वक होने लगा। तो जो चीज़ें खराब होने वाली हैं या बहुत ही महंगी होती हैं तो हम उसे समुद्र कार्गो की जगह हवाई कार्गो में भेज सकते हैं। सेकंड है, हवाई कार्गो की टैरिफ दरें भी समुद्र कार्गो की तुलना में सही, क्योंकि समुद्री कार्गो में ज़्यादा समय व्यतीत होता है तो उसकी टैरिफ दरें भी उसी के अनुसार होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी जो हवाई कार्गो की टैरिफ दरें ना वो हमें थोड़ी सी सस्ती पड़ती हैं, क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है। ठीक है, तो बेशक वो वैसे तो कॉस्टली होती हैं, लेकिन क्योंकि कम टाइम लगता है तो कम टाइम के लिए वो हमें दी जाएंगी, तो हमें कुल मिला के ओवरऑल वो थोड़ा सा सस्ता ही पड़ता है, क्योंकि समुद्र मार्ग में ज़्यादा समय व्यतीत होता है और उसकी टैरिफ दरें उसी के अनुसार ली जाती हैं। थर्ड है, हवाई मार्ग के व्यापारियों के द्वारा एक सरल माध्यम बनाया गया, अतः इसके द्वारा किया गया आयात निर्यात भी सरल माध्यम ही कहलाया। तो हवाई मार्ग के द्वारा जो बिजनेसमैन थे उनके लिए एक सिंपल सा मीडियम बना लिया गया। तो जब इसके थ्रू हम आयात निर्यात करते हैं हवाई मार्ग के द्वारा तो वो भी बहुत ही सरल मीडियम कहलाता है। उपयुक्त कारणों से कहा जा सकता है कि भारत के समुद्र पारीय व्यापार में कार्गो के गमन में हवाई या वायु परिवहन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में नागरिक उड्डयन की संरचना की रूपरेखा बताइए तथा भारत के हवाई सेवा के कार्यों में AAI तथा DGCA की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो AAI होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया और DGCA होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो भारत में नागरिक उड्डयन 3 अलग अलग वित्तीय इकाइयों में विभाजित हैं। जो फाइनेंशियल यूनिट्स हैं वो 3 हैं। ये कौन कौन सी हैं? एक तो है प्रचलनात्मक यानी कि ऑपरेटिंग प्रोसेस में जो यूज़ होता है, दूसरा है आधारिक संरचना में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और तीसरा है नियामक इकाई मतलब रेगुलेटरी यूनिट। तो ये इसमें AI मतलब इंडियन एयरलाइंस तथा कुछ निजी एयरलाइंस के द्वारा एयरलाइनें शुरू की गई हैं। ठीक है, एक तो इंडियन एयरलाइंस है जो गवर्नमेंट की है और कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी स्टार्ट की गई हैं। यहाँ पे AI के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। भारत में AAI तथा DGCA की भूमिका निम्नलिखित हैं। पहले हम AAI का पढ़ लेते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसका हिंदी में नाम है और इंग्लिश में इसको कहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में भारतीय विमानपत्तन की शुरुआत पूर्ण रूप से 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी, 1995 में। तब NAA तथा IAAI का आपस में विलय हो गया था। NAA होता है नेशनल एविएशन अथॉरिटी और IAAI है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, AAI के आगे एक और आई लगा हुआ है, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका आपस में विलय हो गया है, एक दूसरे में अमलगज हो गई हैं। ठीक है, तो AIAAI हवाई क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सुरक्षित तथा प्रभावी हवाई यातायात सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्राधिकरण कुल 120 विमानपत्तनों जिसमें रक्षा हवाई क्षेत्र के 28 सिविल टर्मिनल को भी शामिल किया गया है इसका प्रबंधन करता है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और इसका किसके साथ विलय किया गया, किसके साथ इसको अमलगज किया गया है? वो है IAAI मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका आपस में और NNA मतलब नेशनल एविएशन अथॉरिटी, इनका आपस में विलय कर दिया गया था और ये बहुत ही सुरक्षित तथा प्रभावी यातायात सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। और इस प्राधिकरण ने अथॉरिटी ने 120 विमानपत्तनों जिसमें कि रक्षा क्षेत्र के हवाई रक्षा क्षेत्र जो है हमारा उसके 28 सिविल टर्मिनलों को भी इसमें शामिल किया गया है और यही इसका प्रबंध करता है, मैनेजमेंट करता है। अब हम पढ़ लेते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आधारिक संरचना को उच्च कोटि का बनाने तथा संचार सुविधा का आधुनिकीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रहा है। जो हमारा AAI है ये उच्च कोटि का इसने आधारिक संरचना को बना दिया है। साथ में कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी बहुत ही मॉडर्नाइज कर ली गई है। वो उसका जो लक्ष्य था उसने उसको प्राप्त कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि के साथ कदम मिलाकर चलने हेतु निर्यात प्रोन्नति के लिए
हवाई अड्डों की संरचना करना, उनका उत्तम रखरखाव करना तथा विभिन्न मेट्रो सिटी में कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाना इसका मुख्य कार्य रहा है। तो इसके साथ क्या क्या मुख्य कार्य एक बार फिर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि के साथ साथ ये उसके साथ कदम से कदम तो चला ही रहा है, साथ में निर्यात को भी प्रोत्साहित करता है। उसके लिए हवाई अड्डों को उसकी संरचना करता है, उसका स्ट्रक्चरल स्टेटस प्रोवाइड कराता है, इसको अच्छी तरीके से उनका रखरखाव करता है। और जो विभिन्न मेट्रो सिटी होती हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कैलकाटा आदि, इसमें भी कार्गो कॉम्प्लेक्स को बनाता है। इसका मुख्य कार्य रहा है। इसमें निर्यात क्षमता के साथ साथ इसने निर्यात क्षमता एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ाई है। इसके साथ साथ ही इसने आगरा, जयपुर, वाराणसी, अहमदाबाद आदि में भी हवाई अड्डों पर निवेश किया है। तो निर्यात तो करता ही है, दूसरे देशों के साथ तो भेजता ही है, साथ ही अपने देशों में भी इसने हवाई अड्डों पर काफ़ी निवेश किया है, काफ़ी इन्वेस्ट किया है। अब हम पढ़ लेते हैं DGCA, नागरिक उड्डयन के महानिदेशक। इसको लागू करने के पीछे अनेक नियामक संगठनों का हाथ रहा है। ये नियामक संगठन लिखित रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। नंबर 1, भारत की अंदरूनी व बाह्य सेवा का विनियमन करना, जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी हवाई सेवा है, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट है, उसका विनियमन करना। पायलटों व उड़ान इंजीनियरों को लाइसेंस देना, जो भी इसके पायलट्स हैं या उड़ान भरने वाले इंजीनियर्स हैं उनको ये लाइसेंस प्रोवाइड कराता है। हवाई अड्डों को भी ये लाइसेंस प्रोवाइड कराता है। उड्डयन कानूनों का भी ये कार्यान्वयन करता है, यानी कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, इसके लॉज हैं ट्रांसपोर्ट के, एयर ट्रांसपोर्ट के, उसके प्रोसेस को हैंडल करता है। उड़ान संबंधी विधि निर्माण का प्रक्रमण करता है आदि। तो इसके बहुत सारे कार्य हैं और जो सारे के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। DGCA अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के साथ सभी नियामक कार्यों का भी समन्वय करता है, उनका भी कोऑर्डिनेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के कार्यों का वर्णन कीजिए तथा निजी प्रचालकों को अनुमति देने के फलस्वरूप उन पर पड़ने वाले प्रभावों को बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक अलग से भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो निजी प्रचालक हैं, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है एयर का, उसमें क्या है, इसमें क्या समस्याएं हैं और उसको कैसे इसको आगे संभावना इसमें बढ़ाई जा सकती है, ये अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा और जब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगी तब भी देखिएगा। एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस के कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम एयर इंडिया के पढ़ लेते हैं। एयर इंडिया के 3 कार्य मेन हैं। पहले तो बाजार की क्षमता को तीव्र करना, दूसरा है उत्पादों की गुणवत्ता को सही समय पर बाजार में भेजना, तीसरा है व्यक्तियों को सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाना। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस क्या करती है, इसकी स्थापना 1953 यानी कि 1953 में हुई थी और इसके कार्यों में 4 इंपॉर्टेंट कार्य हैं। नंबर 1, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करना, कि जो भी हमारी इकोनॉमी है उसको लिबरेट बनाना है तो उसके लिए उसको ये इंक्रीज़ करती है। यातायात व्यवस्था में उचित रूप से सुधार करना, जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं उसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ करना, उसको और ज़्यादा फैसिलिटेट करना। थर्ड है, अपने लक्ष्यों को सही रूप से प्राप्त करना, जो भी इसके गोल्स हैं, जो भी लक्ष्य हैं, उसको ये सही रूप से प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाती है। और फोर्थ है, उपयुक्त वित्तीय तथा संगठनात्मक कदम उठाना, कि जो भी फाइनेंशियल हैं या ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप्स हैं उसको भी ये फॉलो करती है। निजी प्रचालकों को अनुमति देने के फलस्वरूप इन एयरलाइंस पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं। नंबर 1, निजी प्रचालकों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, अतः ये सुविधाएं इन एयरलाइंस को पूर्णतः प्रभावित करती हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर में जो ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट, उसमें भी अनेक तरीके से सुविधा प्रदान की जा रही हैं और ये सुविधाएं इन एयरलाइंस को भी अच्छी तरीके से प्रभावित करती हैं। दूसरा है, निजी प्रचालक अपने एयरलाइंस के वायुयान हेतु अनेक सुविधाएं दे रहे हैं जो ये एयरलाइंस प्रदान नहीं कर पा रही। तो जैसे होता है ना गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर थोड़ी सी और ज़्यादा सुविधा प्रदान कर पाता है, जो कि एयरलाइंस जो गवर्नमेंट की हैं ये इतना शायद नहीं दे पा रही हैं। अतः ये दोनों ही तत्व एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने सेल्फ असेसमेंट वाले हमने 4 क्वेश्चंस किए थे और कॉम्प्रिहेंसिव हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे हमारा है, भारत में हवाई परिवहन द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं क्या हैं और नवी योजना में दिए गए नीतिगत ढांचे और कार्यक्रम व हवाई सेवा में कहां तक सुधार लाया जा सकता है। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।